साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए गणित की पेडागोजी का आज ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले के 2 वीडियो आपको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें हमने पढ़ा था गणित का तात्पर्य, गणित की परिभाषाएं, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि क्या है आखिर संश्लेषण विधि। और इसी के साथ हमारा पेडागोजी का ये सेशन रेगुलर चलता रहेगा। तो यदि आप रेगुलर पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखते हैं संश्लेषण विधि के बारे में। दोस्तों, संश्लेषण विधि की परिभाषा कहती है कि संश्लेषण का अर्थ होता है अनेकों को एक करना, अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। हिंदी में पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों में वाक्य बनाए जाते हैं। तो वैसे ही जो ये विधि है, इस विधि में हम क्या करते हैं कि कई सारी चीज़ों को जो हमसे बहुत कई स्टेप में होती हैं उनको हम संश्लेषित करते हैं और संश्लेषित करके मिला करके उनको एक विधि बनाते हैं और उनका एकीकरण करके हम इसका अध्ययन करते हैं और इसके माध्यम से समस्या का समाधान करते हैं। ऐसी विधि को क्या कहा जाता है? संश्लेषण विधि। इसके कुछ गुण दोष हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं संश्लेषण विधि के प्रमुख गुण क्या हैं। तो इसके प्रमुख गुण हैं, सबसे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है, अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। संश्लेषण विधि क्या है? ये हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है और अज्ञात परिणामों की प्राप्ति हमसे होती है इसमें। तो इसका ये पहला गुण है। दूसरा है सरल और सुविधाजनक विधि के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इसमें कई सारे नियमों को एक साथ मिलाकर के हम समस्या का समाधान कर लेते हैं। समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है, स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती है। गणितीय समस्याओं का समाधान इस विधि के उपयोग से किया जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा होगा संश्लेषण विधि में क्या होता है, जैसे हम कोई बड़ा सा सवाल हल करते हैं तो उसमें 3-4 नियम एक साथ लग जाते हैं। वहीं पर आपकी सर्वसमीका भी लग जाती है, वहीं पर आपका घातांक का नियम भी लग जाता है, वहीं पर कोई सूत्र भी लग जाता है। इस तरीके से हमने देखा होगा 4, 6, 8 नियम मिल करके उनको हम संश्लेषित करते हैं और एक नियम बना करके उसके हिसाब से सवाल को हल कर देते हैं। तो एक गणित में भी देखने को मिलता है। तो एक गणित की समस्या समाधान विधि के लिए बहुत उपयोगी है। इस तरीके से ये थी गणित की जो संश्लेषण विधि के गुण। अब इस चर्चा करते हैं इसके दोष के बारे में। दोस्तों, संश्लेषण विधि के जो दोष हैं उसके बारे में आपको बता दें कि जो यह विधि है रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, जिससे अन्वेषण क्षमता का मौका उपलब्ध नहीं होता। मतलब ये विधि जो क्या है, कई सारे नियमों को याद करा देती है और नियमों को याद करा करके उनको रटने पर जोर देती है। तो बालक का इसमें मौलिकता का विकास नहीं हो पाता, सृजनात्मकता का विकास नहीं हो पाता, बालक का अपसारी चिंतन रुक जाता है। तो इससे ये विधि रटने पर जोर देती है। तो इसका एक सबसे बड़ा दोष ये है। दूसरा, नवीन ज्ञान, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि, अर्थात इनके विकास में सहयोग नहीं करती। मतलब इसमें बालक का जो है तार्किक चिंतन नहीं हो पाता, इसलिए ये विधि थोड़ी सी अनुपयुक्त मानी जाती है। तीसरा है अर्जित ज्ञान स्थायी होता है, अर्थात जब तक सूत्र याद है तभी तक समस्या का हल निकाला जा सकता है। समस्या समाधान तभी होगी जब आपको सूत्र याद होगा, अन्यथा आपको समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इस तरीके से अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, ये तो सबको पता है, क्योंकि जो हमारा अर्जित ज्ञान है वो अस्थायी होता है। और जब हम रट लेते हैं, यहाँ पे अर्जित ज्ञान को अस्थायी नहीं कह सकते, रटे हुआ ज्ञान जो हमारा होता है वो अस्थायी होता है। अर्जित ज्ञान में बहुत सारी चीज़ हम समझ के याद करते हैं तो वो स्थायी हो जाती हैं, तो उस समस्या का हल निकल सकता है। साथ ही इसका अगला गुण है छोटे बालकों के चिंतन में शक्ति में है जो है ह्रास करती है। जो बालक की चिंतन शक्ति होती है वह इस चीज़ को कम कर देती है, क्योंकि बालिका को सोचने का मौका नहीं मिलता। उसको सिर्फ नियम देखो और उसको संश्लेषित करो और हल निकालते जाओ। इससे बालक का खुद का मौलिक विकास नहीं हो पाता, बालक का सृजनात्मक चिंतन रुक जाता है, अपसारी चिंतन रुक जाता है। और बालक का जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, वो जो चहुँ दिशा में सोच सकता था वो नहीं सोच पाता, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से विधि के कुछ दोष थे। इस तरीके से हमने संश्लेषित विधि को देखा। संश्लेषित विधि के बाद अगली विधि है हमारी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या है? इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की जरूरत होती है, जिससे हम समस्याओं को यांत्रिक तरीके से हल करते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में प्रयोगशाला को सिद्ध करना। जैसे कि जब हम कोई पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो हम प्रयोगशाला में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि हमें
एक इस तरीके का समकोण त्रिभुज लेना है। इसके अपने बच्चों को उनके हाथ से इनकी भुजाएं नपवा करके दिखवानी है कि आप इनका माप कीजिए। इसके बाद देखिए कि क्या इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर इस भुजा का वर्ग आ रहा है। यदि इन दोनों की भुजाओं के वर्ग के बराबर इस भुजा का वर्ग आ रहा है तो ये हम प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी प्रयोगशाला विधि है। इसके भी कुछ गुण दोष हैं, तो इसके जो प्रमुख गुण हैं, ये थोड़ी सी रुचिकर विधि है। ये सबसे पहला, क्योंकि बालक जब करके सीखता है तो उसको मज़ा आता है करने में। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट साइंस का हो, विज्ञान का हो, या फिर आपका मैथ का हो, तो जब बच्चा लैब में जाता है तो उसको एक अलग से जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम करके सीखेंगे, और इंस्ट्रूमेंट देख करके उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगती है। स्थायी अधिगम का स्रोत है। बिल्कुल जब बालक खुद करके सीखता है, जो हमारी वर्तमान की शिक्षा पद्धति कहती है, तो इससे बालक का ज्ञान स्थायी हो जाता है। तर्क क्षमता, निगमन क्षमता का विकास होता है। तर्क क्षमता का बच्चा जब ये करता है तो उसके अंदर और भी कई तरीके के तर्क आते हैं कि इसको इस तरीके से करें तो क्या ऐसा हो सकता है। कई बार एक्सपेरिमेंट करते करते कोई नया एक्सपेरिमेंट भी जन्म ले लेता है। इससे रचनात्मकता का भी विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके गुण हैं प्रयोगशाला विधि के। दोष इसके क्या हैं? दोष थोड़े से ये हैं, खर्चीली विधि है, क्योंकि हर जगह प्रयोगशाला बना पाना थोड़ा संभव नहीं है। हर चीज़ के इंस्ट्रूमेंट ला पाना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, तो ये थोड़ी सी खर्चीली विधि है। कम संख्या वाली कक्षा के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। जैसे मान के चलिए कि 100 बच्चे हैं, या 200 या 1000 बच्चों की पूरा स्कूल है, तो 1000 बच्चों के लिए प्रयोगशाला में एक साथ ले जाना और उनके पास उतने सारे इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करवा पाना थोड़ी सी मुश्किल होता है। वहीं यदि बच्चे कम हैं तो ये सारी विधियाँ संभव है। तो ये थोड़े से लार्ज स्केल पर, या बच्चों का यदि ग्रुप बड़ा है तो ये थोड़ी सी विधि कठिनाई हो सकती है। लेकिन ये बनाया गया एक ज़बरदस्ती का दोष है। यदि बच्चे ज़्यादा होंगे तो हम छात्र शिक्षक अनुपात में बांट करके ये दूर कर सकते हैं। छोटे उम्र के बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते। हाँ, यदि बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको इंस्ट्रूमेंटलों से डर भी लगता है। कई बार वो इंस्ट्रूमेंटल उनके हाथ से छूटने का डर रहता है, फूटने का डर रहता है, तो उनके लिए थोड़ी सी रुचि उत्पन्न इसमें नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, ये यदि थोड़े से इनके दोषों को नकार दिया जाए तो अब तक की सभी विधियों में सबसे अच्छी विधि मानी गई है प्रयोगशाला विधि, क्योंकि ये विधि जो है लर्निंग बाय सीइंग एंड सीइंग बाय डूइंग पर विशेष जोर देती है और ये करके सीखने पर बल देती है। इस तरीके से हमने देखा कि आज 2 तरीके की प्रयोगशाला विधि पढ़ी, 2 तरीके की हमने शिक्षण विधियाँ पढ़ी। अब बची हुई 4 शिक्षण विधियाँ जो हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हम गणित की पूरी शिक्षण विधियाँ कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।